नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस आप मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाले गठबंधन ने झारखंड में बड़ी जीत हासिल कर बीजेपी के सत्ता में लौटने के सपने को तोड़ दिया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में राज्य के संभावित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वो राज्य में सभी वर्गों की उपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। महाराष्ट्र के बाद झारखंड में भी सत्ता खोने वाली बीजेपी को अपने सहयोगियों की अनदेखी भारी पड़ी है। 2014 में सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने इस बार अकेले ही मैदान में उतरने का फैसला किया था, जो उस पर उल्टा पड़ गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में बेस्ट एंटरटेनमेंट फिल्म का अवार्ड फिल्म बधाई हो को मिला। उपराष्ट्रपति से सम्मान फिल्म के डायरेक्टर अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने लिया। और अगले महीने श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली T20 और वनडे सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह और शिखर धवन ने टीम में वापसी की है, जबकि रोहित शर्मा को आराम देते हुए श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम से बाहर रखा गया है। झारखंड चुनाव में जीत के बाद हेमंत सोरेन के घर में जश्न मनाया गया। झारखंड विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करने के बाद जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने रांची में पिता शिबू सोरेन का आशीर्वाद लिया। वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन के घर के बाहर समर्थकों ने नाच गाकर जोरदार जश्न मनाया। झारखंड विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करने के बाद जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने रांची में पिता शिबू सोरेन का आशीर्वाद लिया। वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन के घर के बाहर समर्थकों ने नाच गाकर जोरदार जश्न मनाया। दिल्ली के राजघाट में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए और भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। इससे पहले सभी नेताओं ने जन गण मन भी गाया। India 1950, we the people of India having solemnly resolved। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का जादवपुर यूनिवर्सिटी में तीखा विरोध किया गया, जहां उन्हें प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाए और जगदीप धनखड़ गो बैक के नारे भी लगाए। इस दौरान राज्यपाल काफी देर तक फंसे रहे। मुंबई में फेसबुक पर जामिया मामले में उद्धव ठाकरे के खिलाफ लिखने के आरोपी युवक की शिव सैनिकों ने पिटाई कर दी और उसके बाद शिव सैनिकों ने युवक का जबरन सरेआम सड़क पर ही मुंडन भी कर दिया। राजस्थान की सिरोही में एक होटल परिसर के बाहर भालुओं ने जमकर कोहराम मचाया। वहीं थोड़ी देर बाद 2 भालुओं के बीच भिड़ंत हो गई, जिससे वहां मौजूद लोग डर गए। चिली के सैंटियागो में एक प्रदर्शन के दौरान दंगारोधी पुलिस की गाड़ी ने एक प्रदर्शनकारी को टक्कर मार दी। इस दौरान पुलिस की दूसरी कार भी वहां आ पहुंची, जिसके बीच प्रदर्शनकारी फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी को घेर कर हमला कर दिया। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल जमीन से हवा में सटीक निशाने को भेदने में सक्षम है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बिल्लियों पर दक्षिण भारत में सबसे बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 20 अलग अलग प्रजातियों की 150 बिल्लियों को शामिल किया गया। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले की चंद्रा घाटी में हिमस्खलन हुआ, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। चारों ओर बर्फ ही बर्फ बिछ जाने से रास्ते भी बंद हो गए। क्रिसमस के मौके पर थाईलैंड के एक स्कूल में 4 प्रशिक्षित हाथियों ने बच्चों के बीच तोहफे बांटे। इस दौरान हाथियों को लेकर बच्चों में जोरदार उत्साह देखा गया, जो सेंटा क्लॉज की ड्रेस में नजर आए। आदिवासी अस्मिता की राजनीति करने वाले हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर झारखंड में बीजेपी को पटखनी दे दी। 46 सीटों के साथ जेएमएम कांग्रेस गठबंधन ने राज्य में बहुमत हासिल कर लिया और फिर जेएमएम कार्यकर्ताओं का जोश हाई होना लाजमी था। इस चुनावी जीत के साथ ही हेमंत सोरेन ने न सिर्फ अपने पिता शिबू सोरेन की राजनीतिक विरासत पर अपना दावा साबित कर दिया,
बल्कि बीजेपी से अपना हिसाब किताब भी चुकता कर लिया। साल 2010 में हेमंत सोरेन ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। बीजेपी और जेएमएम के बीच 2.5 साल के सीएम का फॉर्मूला तय हुआ था, लेकिन बात बीच में ही टूट गई और 2013 में मिलीजुली सरकार गिर गई थी। 2013 में कांग्रेस और आरजेडी ने समर्थन देकर हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन 2014 के चुनाव में जेएमएम को सिर्फ 19 सीटें हासिल हुई थी। लेकिन पिछले 5 सालों में नेता विपक्ष के तौर पर हेमंत सोरेन रघुवर सरकार के खिलाफ मोर्चे पर मौजूद रहे और आदिवासियों के लिए जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर चुनाव लड़े हेमंत ने 5 साल में ही बीजेपी को शिकस्त दे दी। हेमंत सोरेन के साथ मिलकर चुनाव लड़ी कांग्रेस और आरजेडी के लिए नतीजे खुशी का संदेश लेकर आए और इसीलिए रांची के कांग्रेस दफ्तर पर जमकर आतिशबाजी हुई। भारतीय जनता पार्टी को देश ने नकार दिया है। ये लोग झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, जोर जोर की बोलते हैं, जैसे इनके नेता कहते हैं। जनता समझ गई है, अगर कोई देश को बचा सकता तो कांग्रेस पार्टी, किसान की रक्षा करता तो कांग्रेस पार्टी, महिला की रक्षा कर सकता तो कांग्रेस पार्टी। अब जनता वापिस अपने घर आ रही है, इनके लोभ लुभावने झूठे भाषणों से तंग आ गई है। कांग्रेस के लिए खुशी दोहरी है, एक तरफ झारखंड की सरकार में वापसी, दूसरी ओर बीजेपी की शिकस्त। जानकार मान रहे हैं कि झारखंड के चुनावी नतीजे का असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा और यकीनन इस जीत के सिकंदर हेमंत सोरेन हैं। नतीजे आने के बाद जब हेमंत सोरेन मीडिया के सामने आए तो स्वीकार किया कि आज का दिन झारखंड के लिए नए संकल्प लेने का दिन है। झारखंड की जनता ने जो जनादेश दिया है, जो इस राज्य को स्पष्ट जनादेश दिया है, इसके लिए मैं राज्य के मतदाताओं का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। निश्चित रूप से आज का ये जीत कई मतदाता हमारे झारखंड के लोगों के लिए उत्साह का दिन तो है ही, लेकिन मेरे लिए आज का दिन एक संकल्प लेने का है। इस राज्य की जनता का, यहां के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को स्पष्ट जनादेश मिला है। जेएमएम और कांग्रेस को 46 सीटें मिल रही हैं, जबकि बीजेपी को 25 सीटें ही हासिल हुई हैं। बीजेपी की सहयोगी रही एजेएसयू ने इस बार अकेले चुनाव लड़ा था, उसे 3 सीटें मिली हैं और जेवीएम को भी इतनी ही सीटें मिली हैं। अन्य के खाते में 4 सीटें गई हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम को 19 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उसे 31 सीटें मिली हैं, यानी कि इस बार 12 सीटों का फायदा हुआ है। इसी तरह कांग्रेस को 2014 में 6 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उसे 15 सीटें मिली हैं। बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। इस बार बीजेपी को 25 सीटें मिली हैं, जबकि 2014 में उसे 37 सीटें मिली थी, यानी कि इस बार नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी को 12 सीटों का नुकसान हुआ है। नतीजे झारखंड में आए, लेकिन इसका असर बिहार में भी नजर आया। जेएमएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली आरजेडी के लिए जीत अच्छी खबर बनकर आई। झारखंड चुनाव में आरजेडी कुल 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसे सिर्फ 1 सीट पर कामयाबी मिली है। लेकिन बिहार में इस जीत के भी बड़े मायने हैं। पार्टी इसे बिहार में गठबंधन की मजबूती से जोड़कर देख रही है और एनडीए को हराने का दावा कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि लालू यादव झारखंड की ही जेल में बंद हैं। झारखंड में जीत के सिकंदर हेमंत सोरेन हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए भी ये जीत बहुत मायने रखती है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है और इसीलिए पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय ने साफ कहा कि सोनिया गांधी कांग्रेस के लिए लकी हैं। सोनिया गांधी 2 बार यूपीए सरकार बनाई, तो सोनिया गांधी इस देश की एक ऐसी नेता रही हैं जिन पे कितनों कीचड़ उछाले लोग, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचता है। इतनी साफ सुथरी, डिटरमिन, जिनको बिलो द बेल्ट जिस पर हमला हुआ लेकिन अडिग रहने वाली, वो एक नेतृत्व देने वाला काम किया है। वो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि शी इज लकी फॉर अस। पूरी तरह से जो एक बदलता हुआ माहौल है, उसको अगर बीजेपी नहीं नोटिस करती है तो उसकी अपनी परेशानी होगी।
लेकिन जहां तक सवाल है कि बदलाव के लिए लोग बेचैन हैं। कांग्रेस हम लोगों के लिए कितना जरूरी है ये अलग बात है। अब लोग, देश की जनता चाहती है कि कांग्रेस आए। सरकारें हमने 19 साल के झारखंड में बहुतों देखी, लेकिन रघुवर पता नहीं थोड़ा जरूरत से ज्यादा ही अहंकारी, और ये अपने आप को प्रधानमंत्री का कॉपी कैट करने के चक्कर में ज्यादा थे। 22 लोग भूख से मर गए, किसी सरकार के लिए बहुत अलार्मिंग था। 24 लोग, लिंचिंग शब्द शुरू हुआ झारखंड से, किसान आत्महत्या किए, यहाँ पे महिलाओं पे इतने अत्याचार हुए, एक सेकंड नहीं आया। हम बनाएंगे आकाश छूता हुआ मंदिर। अरे भैया, मंदिर बन गया। मैं देश का अकेला आदमी था जो 3 सरकार में निगोशिएशन किया था एज ए होम मिनिस्टर। हमने नरसिम्हा राव, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, तो मंदिर बन गया, हम बनाएंगे। 370 वही जो नॉन इशू है झारखंड के लोगों के लिए। ये 30% पॉवर्टी लाइन का राज्य है, जिसके पास देश के 40% रत्न गर्भा है और हम कटोरा लेके घूमते हैं। 28वां राज्य है विकास में। जब बना था तो सरप्लस स्टेट था, चाहे वो रेवेन्यू में हो चाहे पावर में हो। 1 किलोवाट पावर नहीं जमा बना यहाँ। अडानी को मिला भी तो वो 100% बेच रहा है बाहर में। देश के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है। मोदी का अब जगलरी और जलवा नहीं चलेगा, ये भी बहुत उतना ही क्लियर है। जो उनके नियत और नीतियां हैं वो सारे चीजें खिलाफ जा रही है, जनता के खिलाफ। ये लगता है कि उनके लिए सोचने का विषय है। सही कहा है कि इसका रिफ्लेक्शन झारखंड के राजनीतिक गठबंधन और बिखराव और मोदी जी का जो जलवा खत्म हो रहा है, इन सब चीज का रिफ्लेक्शन बिहार के आने वाले चुनाव में निश्चित देखने को। केंद्र में दूसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद बीजेपी की हरियाणा में तो सरकार बन गई, लेकिन महाराष्ट्र हाथ से निकल गया और अब तीसरे राज्य झारखंड में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो भी तब जब बीजेपी कार्यकर्ता राज्य में 65 पार का नारा लगा रहे थे। लेकिन नतीजों ने न सिर्फ रघुवर सरकार की हार पर मोहर लगा दी, बल्कि एक तरह से पीएम मोदी और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को भी मैसेज दे दिया। ये अलग बात है कि सीएम रघुवर दास को अपनी हार पर आखिर तक यकीन नहीं हो रहा था। जब पूरी चुनाव हो जाएगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन मुख्यमंत्री रघुवर दास की अगुवाई में बीजेपी न सिर्फ हारी, बल्कि 2014 के अपने आंकड़े से बहुत पीछे चली गई। 2014 में बीजेपी को 37 सीटें मिली थी, जबकि सहयोगी पार्टी एजेएसयू को 5 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार बीजेपी किसी गठबंधन के बिना चुनाव मैदान में थी। सरकार में 5 साल रहने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में सीटें और वोट मिलना ये छोटी बात नहीं है। जानकार मान रहे हैं कि राज्य में सहयोगियों को दरकिनार करके अपने दम पर चुनाव लड़ना बीजेपी को भारी पड़ा। इसके अलावा मुख्यमंत्री रघुवर दास का गैर आदिवासी चेहरा भी पार्टी के लिए कारगर साबित नहीं हुआ। बावजूद इसके कि झारखंड में पीएम मोदी और अमित शाह ने आक्रामक रैलियां की और राम मंदिर से लेकर धारा 370 तक के मुद्दे उठाए, लेकिन झारखंड ने बीजेपी को नकार दिया। लगने लग गया था कि देश का मूड बदल रहा है और जो देश बदल रहा है और मोदी जी के जो नारे हैं राष्ट्रवाद के, 370 के जो जिस प्रकार उन्होंने पाबंद करेगा लोगों को, उसके ऊपर लोगों ने फैसला दे दिया कि अब ये बातें चलने वाली आपके नहीं है। नतीजे झारखंड के आए, लेकिन इससे राष्ट्रीय राजनीति की बयार पर असर दिखा। दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर पर एक बार फिर से रौनक नजर आई। कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और जमकर नारेबाजी की। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता से हटाने की स्क्रिप्ट लिखने वाले शरद पवार ने बीजेपी को आईना दिखाने का मौका नहीं गंवाया। इससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी। वो हुकूमत अभी रही नहीं और झारखंड कल का आज का जो डिसीजन है उसे उसी रास्ते से जाने का डिसीजन है। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां झारखंड में बीजेपी की हार को पीएम मोदी की घटती लोकप्रियता और सरकार की नाकामी से जोड़ रही हैं। असल में पिछले 2 साल के अंदर हुए चुनावों में ये 7वां राज्य है जब एनडीए ने सत्ता गंवाई। दिसंबर 2017 में देश के लगभग 72% आबादी और 75% भूभाग वाले 19 राज्यों में एनडीए या बीजेपी की सरकार।
लेकिन झारखंड में हारने के बाद एनडीए की सरकार देश के 42% वाले आबादी वाले सिर्फ 16 राज्यों में रह गई है। सबसे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बीजेपी के हाथों से सत्ता छीन ली। इसी तरह मार्च 2018 से पहले आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी टीडीपी की गठबंधन की सरकार थी, लेकिन 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में वहां वाईएसआर कांग्रेस ने सरकार बनाई और जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र में भी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर हुए विवाद के चलते बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया। इसके बाद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना दी। जम्मू कश्मीर में भी पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली बीजेपी ने जून 2018 में गठबंधन तोड़ दिया था। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। बीजेपी ने भले ही इन 7 राज्यों में सरकार गंवाई, लेकिन उस दौरान उसने कर्नाटक में सरकार बनाई भी है। इसके अलावा बीजेपी ने उत्तर पूर्व में मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में भी सरकार बनाई है। झारखंड के चुनाव नतीजे ने जहां विपक्ष को बीजेपी और मोदी सरकार पर हमले का मौका दे दिया, वहीं बीजेपी शिकस्त के बाद बैकफुट पर नजर आई और इस दौरान बयान के जमकर तीर चले। नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हेमंत जी के नेतृत्व में आरजेडी, कांग्रेस इनकी बनने जा रही है। हम 7 सीटों पर चुनाव लड़े, संभवतः हम 5 से 6 सीटें जीत रहे हैं। तो जाहिर तौर पर झारखंड ने संकेत दिया और वो संकेत है कि एरोगेंस की राजनीति, हर धर्मिता की राजनीति नहीं चलेगी। लोग जन सरोकार के मुद्दे से 6 सीटें जीत रहे हैं। तो जाहिर तौर पर झारखंड ने संकेत दिया और वो संकेत है कि एरोगेंस की राजनीति, हर धर्मिता की राजनीति नहीं चलेगी। लोग जन सरोकार के मुद्दों पर पुनर्वापसी चाहते हैं, अपनी थाली देख रहे हैं, अपने पड़ोस में अमन चैन देख रहे हैं, रोजगार के सवाल पूछ रहे हैं। मैं समझता हूं ये संकेत सीधे बीजेपी की टॉप लीडरशिप को है। आपका जो भी हर धर्मिता में अपने सीए, एनआरसी वगैरह सोचा ना, जनता को रोटी रोजी के सवाल चाहिए। बहुत ताकत लगाई थी झारखंड ने भी, सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, लेकिन शासन नहीं हारा है, हार रहे। आत्मचिंतन की जरूरत है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं झारखंड के लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और ये हमारे गठबंधन की जीत है, ये झारखंड की जनता की जीत है और हमारे नेतृत्व की जीत है। और स्पष्ट तौर पर जो है ये नरेंद्र मोदी जी की पराजय है। रघुवर दयाल स्टेक पर नहीं थे, स्टेक पर मोदी जी ने स्वयं अपने को लगा दिया था और जब उन्होंने काकू, तब जो नया कानून बनाया है, उस कानून को दांव में लगाने के लिए अपनी पुरानी ट्रिक्स खेली और जनता ने उस ट्रिक्स को उनके रिजेक्ट कर दिया है। जिस तरह से झारखंड के नतीजे आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार जनता ने नकारा है। अमित शाह जी बोल रहे थे कि अब की बार 65 के पार, महाराष्ट्र में बोल रहे थे कि 220 के पार। सम्मोहन करना यह आंकड़ों से काम नहीं होता, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, ये अहंकारी हो गए हैं लोग। सरकारें जनता के विश्वास से चलती है। देखिए, सिर्फ टिकट बांटने में नहीं, अगर ऐसा कहीं भी रिजल्ट होता है जो हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है, तो निश्चित ही कहीं न कहीं गलती कुछ न कुछ हुई होगी। उन गलतियों का अवलोकन होगा, क्योंकि जनता हमारे साथ है। ये चुनाव बताता है कि जनता हमारे साथ है, कोई हमारे खिलाफ कोई ऐसा वेव नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था। तो निश्चित ही जो गलतियां हुई है, क्या गलतियां हुई है, अवलोकन के बाद पता लगेगा। नागरिकता कानून के खिलाफ डीएमके ने रैली निकाली। नागरिकता कानून के खिलाफ चेन्नई में डीएमके की रैली में कांग्रेस समेत कई अन्य सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए। महाराष्ट्र में सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देवेंद्र फडणवीस के शासन में 65,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई। दिल्ली एनसीआर में सोमवार को कोहरे और ठंड की वजह से पारा 6 डिग्री तक लुढ़क गया, जिससे ठिठुरन काफी बढ़ गई। बिहार बंद के दौरान हुई हिंसा मामले में पुलिस ने आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव सहित 27 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है।
मध्य प्रदेश के गुना में एसडीएम शिवानी गर्ग ने खुद ट्रैक्टर चलाकर करीब 50 बीघा सरकारी जमीन पर बोई गई फसल को रौंद दिया। इस पर एक दबंग परिवार ने लगभग 35 साल से कब्जा जमा रखा था। गाजियाबाद के एक पूर्व पार्षद के बेटे को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे गंभीर रूप से घायल व्यवसायी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के मैनपुरी में एक घर में खाना बनाते समय एक सिलेंडर में आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद के वैशाली में 30 नवंबर को हुए डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पैसों के लेन देन में यह हत्या की गई थी। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में जंगलों में भीषण आग लगने के बाद दमकल कर्मी आग पर काबू करने के लिए कड़ी मशक्कत करते दिखे। हांगकांग में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की प्रदर्शनकारियों से झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की। और आग कान खोल के में अभी वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे शिवसेना समर्थकों ने कहां की गुंडागर्दी, और साथ ही दिखाएंगे सांसद प्रज्ञा ठाकुर का फ्लाइट में किससे पंगा हो गया। अभिनेत्री कंगना रनौत ने अनोखे तरीके से अपनी फिल्म का प्रमोशन किया। अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी स्टेशन पर अपनी फिल्म पंगा का प्रमोशन कुछ अलग अंदाज में किया। कंगना वहां टिकट खिड़की पर बैठकर यात्रियों को टिकट बेचती हुई नजर आई। निर्देशक कबीर खान की नई वेब सीरीज द फॉरगॉटन आर्मी का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो 24 जनवरी से अमेजॉन प्राइम पर देखी जा सकेगी। ये वेब सीरीज सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज और दूसरे विश्व युद्ध के बारे में है। अभिनेता कार्तिक आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम पर अरमानी एक्सचेंज की घड़ियों के नए कलेक्शन के शूट का वीडियो शेयर किया है। अरमानी एक्सचेंज ने कार्तिक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अभिनेता सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर अपना एक टिकटॉक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो दबंग के गाने पर पेप्सी के साथ मस्ती करते हुए नजर आए। तो करो हमारा स्वैग से। पेप्सी हर घूंट में स्वैग। मलाइका अरोड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मलाइका अपनी बहन अमृता अरोड़ा के साथ एक क्रिसमस पार्टी में डांस करती नजर आ रही है। खुद को पंजाब की कटरीना कहने वाली शहनाज गिल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। इस टिकटॉक वीडियो में शहनाज गिल कटरीना कैफ की फिल्म 30 मार खान का डायलॉग बोल रही हैं और बैकग्राउंड में इसी फिल्म का गाना शीला की जवानी का म्यूजिक बज रहा है। कैमरा तो शुरू होने दे मेरी माँ। मैं हूँ हुस्न की मालिका। इम्पोर्टेंट सीन है और मेकअप लगाओ। वाओ, मैं और मेकअप लगाऊं। जाओ 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 और थोप जाओ। मुंबई के बटाला में एक शख्स को सोशल मीडिया पर सीएम उद्धव ठाकरे का विरोध करना भारी पड़ गया। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने इस शख्स की सरेआम पिटाई कर उसका सिर मुंडवा दिया, जिसकी तस्वीरें वहां मौजूद किसी शख्स ने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली। वीडियो में दिखा कि उद्धव ठाकरे पर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने वाले शख्स को इलाके के शिवसेना कार्यकर्ताओं ने सरेआम सड़क पर लाकर उसके साथ मारपीट की। मारपीट से भी मन नहीं भरा तो शिवसेना के नेताओं ने हीरामणि तिवारी नाम के इस शख्स का जबरन सिर मुंडन कर दिया।
भगवान है वो जो वोट भी डालेगा अभी अगली बार कोई भी रहने दे। जी मैं उनको अच्छी तरह पहचानता हूँ, सारे वहीं से सैनिक थे। आसपास 2 शाखाओं के लोगों ने मिलकर नाम के इस शख्स का जबरन सिर मुंडन कर दिया। हमारा भगवान है वो जो वोट भी डालेगा अभी अगली बार कोई भी रहने दे। जी मैं उनको अच्छी तरह पहचानता हूँ, सारे वहीं से सैनिक थे। आसपास 2 शाखाओं के लोगों ने मिलकर मारा है। ये लोगों ने यही नहीं, मुझे बाद में ये भी मालूम पड़ा कि वो लोगों ने एक टीम तैयार कर रखी जो लेडीज की थी। अगर मान लो मेरी तरफ से कोई लेडीज का लगवा होता तो वो पीछे जाके उनसे नहीं निपटती। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने राहुल तिवारी नाम के फेसबुक प्रोफाइल से उद्धव ठाकरे के एक बयान पर टिप्पणी की थी, जबकि उसका असली नाम हीरामणि तिवारी है। इस शख्स का गुनाह इतना था कि उसने सीएम उद्धव ठाकरे के जामिया हिंसा की तुलना जलियांवाला बाग से करने के विरोध में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा था, जो कि शिवसेना समर्थकों को नागवार गुजरा और उन्होंने गुंडागर्दी दिखाते हुए खुद ही इस शख्स को सरेआम सजा दे डाली। 20 तारीख को मैंने फेसबुक पे कमेंट डाला था, वो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बारे में था, जिसमें मैंने लिखा था कि उन्होंने जो जलियांवाला बाग की तुलना सीएए के बारे में की है जामिया यूनिवर्सिटी की, वो गलत था मेरे हिसाब से। मैंने उस पर कमेंट किया था और उस कमेंट के ऊपर देखिए मुझे जो है कई धमकी आने लगी, तो मैंने उस चीज को मैंने डिलीट करा। पीड़ित शख्स ने पुलिस से आरोपी शिवसेना समर्थकों पर कार्रवाई की मांग की है, ताकि फिर कोई इस तरह से कानून हाथ में लेकर किसी को पीटने की हिम्मत न करे। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को जब प्लेन में उनकी पसंदीदा सीट नहीं मिली तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। कर्मचारी नियमों की दुहाई देते रह गए, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर ऐसे अड़ गई कि फ्लाइट लेट हो गई। सांसद के इस रवैये पर इस प्लेन में मौजूद दूसरे यात्री भड़क गए, क्योंकि इस पूरे वाकये का जो वीडियो सामने आया उसमें प्रज्ञा ठाकुर प्लेन के कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए नजर आईं। आप लोग डिसीजन लीजिए, आपका प्लेन है ना ये तो आप लोग डिसीजन लीजिए ना। मैनेजमेंट में कौन है आपका मैनेजमेंट कौन है? तो फिर आप लीजिए ना डिसीजन। कोई प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज नहीं है यहाँ पे, 1% प्रोफेशनलिज्म नहीं है यहाँ पे। नहीं तो इनको कुछ करना चाहिए ना, अथॉरिटी तो इनके पास है ना, अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। मैंने बोल दिया अपनी रूल बुक मुझे दिखा दो, मुझे बनेगा बेड से नहीं बनेगा मैं चली जाऊंगी। असल में प्रज्ञा ठाकुर को स्पाइस जेट से दिल्ली से भोपाल का सफर तय करना था। उन्होंने सबसे आगे की सीट की ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी। मुश्किल ये हुई कि विमान में सबसे आगे आपातकालीन निकास वाली सीट थी, जो नियमों के मुताबिक व्हील चेयर पर आए यात्री को नहीं दी जा सकती थी। जाहिर है बुकिंग करने वाले कर्मचारी को मालूम नहीं था कि प्रज्ञा ठाकुर व्हील चेयर पर आएंगी, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर क्रू मेंबर की दलील सुनने और सीट बदलने को तैयार नहीं हुई। जब फ्लाइट लेट होने लगी तो दूसरे यात्रियों ने उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया। हम एक काम नहीं दिखा पा रहे हैं, आप तो जनता के प्रतिनिधि है ना, आपका काम हमें परेशान करना नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट हम भी क्यों सुनो, हम भी इससे क्यों जा रहे होंगे जब इसमें फर्स्ट क्लास नहीं है, मेरी सुविधा नहीं है, तो मैं क्यों जा रही हूँ? कोई तो कारण होगा। प्रज्ञा ठाकुर फिर भी नहीं समझी और देखते ही देखते यात्रियों से उनकी नोकझोंक शुरू हो गई। ऐसा है, आपका राइट नहीं है फर्स्ट क्लास। भैया सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरा राइट क्लास का है। सुनिए, आपको इतना मॉरल कॉम्पस होना चाहिए कि अगर आपकी वजह से एक आदमी और भी परेशान हो रहा है, यू शुड ओन अप बिकॉज यू आर द लीडर। आपको इस बात की शर्म नहीं है कि 50 लोगों को यू हैव हेल्ड पीपल एट टाइम्स। बिल्कुल ठीक लैंग्वेज बोल रहा हूँ आपसे, मैं बहुत इज्जत से और प्रेम से बात कर रहा हूँ। शर्म करनी चाहिए। इस बहस के बाद साध्वी प्रज्ञा ने स्पाइस जेट प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सांसद प्रज्ञा ठाकुर की नाराजगी यहीं खत्म नहीं हुई। प्लेन दिल्ली से भोपाल पहुंचा तो उन्होंने एयरपोर्ट डायरेक्टर के आने तक प्लेन से उतरने से मना कर दिया। बाद में एयरपोर्ट डायरेक्टर पहुंचे और सांसद प्रज्ञा ठाकुर की शिकायत सुनी। प्लेन समय पर नहीं उतरने की वजह से ये फ्लाइट भोपाल से 20 मिनट की देरी से वापस दिल्ली रवाना हुई। एक तरफ ममता बनर्जी ने बंगाल में सीएए और एनआरसी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, दूसरी तरफ बीजेपी ने बंगाल में नागरिकता कानून के समर्थन में एक बड़ी रैली कर डाली। रैली में शामिल होने के लिए बीजेपी अध्यक्ष विशेष रूप से दिल्ली से पहुंचे थे। उनके साथ बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के बंगाल प्रमुख दिलीप घोष एक जीप पर सवार होकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, कहीं फूल बरस रहे थे, कहीं ढोल नगाड़े बज रहे थे। रैली में बंगाल बीजेपी के कई नेता भी शामिल थे, जिसमें रूपा गांगुली भी थी। पूरा इलाका भगवा झंडों और पोस्टरों से पटा पड़ा था। लोग बालकनी और छतों पर खड़े हुए थे।
इस दौरान जेपी नड्डा हाथ जोड़कर लोगों को नमस्कार कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में सीएए के समर्थन में नारे भी लग रहे थे। कोलकाता में इस विशाल जनसैलाब को बीजेपी ने अभिवादन रैली नाम दिया था, जिसे सुबोध मलिक स्क्वायर से श्याम बाजार तक निकाला गया। रैली के आखिर में जेपी नड्डा ने लोगों को संबोधित भी किया। जिस जोश के साथ लोग अपनी खिड़कियों से, घरों से, छतों से इस मिছিল का स्वागत कर रहे थे, वह बदलाव के संकेत देता है और ये बदलाव के संकेत का संकेत ममता दीदी को भी पहुंच गया है, इसको हमको समझ लेना है। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल में हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। ऐसा है कि तुष्टीकरण की नीति 10-20-25% वोट के कारण देश को जलाना, अराजकता फैलाना, ये बहुत गलत है। जिस दिन 70-80% लोग सड़क पर आ जाएंगे तो उन नेताओं का क्या होगा जो लोग देश को अराजकता में ले जाना चाहते हैं। इसलिए मैं उनको समझाइश देना चाहता हूँ कि देश के हित में है सीए, और इसलिए इस प्रकार देश को अराजकता में नहीं छोड़े। बीजेपी की एक बड़ी रैली ममता के नागरिकता बिल के विरोध प्रदर्शन के बाद हुई। अगले कुछ दिनों में बीजेपी देश भर में 1000 रैलियां करने जा रही है, जिसमें स्थानीय नेताओं के अलावा राष्ट्रीय नेताओं को भी शामिल होने का निर्देश दिया गया। नागरिकता कानून के विरोध के बीच कानून के समर्थन में भी लोग उतर आए। देश के कई राज्यों में नागरिकता कानून के समर्थन में नारेबाजी। अपने वकीलों ने यूपी पुलिस के समर्थन में नारे लगाए, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान यूपी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया था। काफी देर तक वकील समर्थन में नारेबाजी करते रहे। इस दौरान लोगों को नागरिकता कानून के बारे में भी बताने लगे। राजस्थान के भीलवाड़ा में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी नागरिकता कानून के लिए जनसभा में इकट्ठा हुए। भगवा रंग के झंडे और तिरंगा लेकर रैली निकाली। इस दौरान कई संत भी मौजूद थे। जन्मे या भारतवर्ष में खासतौर मुस्लिम समुदाय जो रह रहा है, उनको किसी को निकालने का ये कानून नहीं है। राजस्थान के ही सवाई माधोपुर में भी नागरिकता कानून के समर्थन में रैली निकाली गई। इस दौरान रैली कलेक्ट्रेट के सामने पहुंची तो जोर जोर से लोग नारे लगाने लगे। रैली के बाद जिलाधिकारी को समर्थन का ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रवादी संगठन है, हमारी विचारधारा के उन सबने मिलकर आज नागरिक संशोधन विधेयक 2019 के समर्थन में भारत सरकार को धन्यवाद रैली निकाल कर धन्यवाद दिया। उधर यूपी के प्रतापगढ़ में नागरिकता कानून के समर्थन में रैली में लोगों के साथ वकील भी शामिल हुए। पटना में भी नागरिकता कानून के समर्थन में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान तक रैली निकाली। इस दौरान जाम भी लग गया था। पोस्टर बैनर लेकर ये लोग सड़कों पर निकले और नागरिकता कानून के समर्थन में नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी के कई नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जिन्होंने विपक्ष पर कानून के बारे में अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। देश की राजधानी नई दिल्ली में सोमवार को नेशनल अवार्ड सेरेमनी का आयोजन विज्ञान भवन में किया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 66वें नेशनल अवार्ड का वितरण किया। इस मौके पर कई फिल्मी सितारे मौजूद थे। इस बार के नेशनल अवार्ड में बेस्ट एंटरटेनमेंट फिल्म का अवार्ड फिल्म बधाई हो को मिला। सुपरहिट फिल्म बधाई हो का अवार्ड डायरेक्टर अमित रविन्द्रनाथ शर्मा ने उपराष्ट्रपति से ग्रहण किया। साल 2018 में रिलीज हुई इस सुपरहिट फिल्म के लिए अभिनेत्री सुरेखा सीकरी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। वहीं आयुष्मान खुराना को फिल्म अंधाधुन और विक्की कौशल को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में दमदार परफॉर्मेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। जबकि साउथ की अभिनेत्री कीर्ति सुरेश को महानती के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। वहीं उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का प्रथम पुरस्कार दिया गया। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से इस पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो पाए। अब उन्हें 29 दिसंबर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर किसानों ने प्रदर्शन किया और अधिग्रहित जमीन के एवज में 64% अतिरिक्त मुआवजा दिए जाने समेत कई मांगे रखी। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई।
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने नागरिकता कानून पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर निशाना साधा और कहा कि केवल भावनात्मक भाषण देने से कुछ नहीं होगा, उन्हें अपनी बात को काम के साथ साबित करना होगा। कर्नाटक के चामराजनगर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बड़ी रैली निकाली और प्रदर्शन किया। पंजाब के जलंधर के करतारपुर और पतारा में 2 पेट्रोल पंपों पर लूट हुई, जिसमें लुटेरे 43,000 लूटकर फरार हो गए। राजस्थान के भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने 25,000 की रिश्वत लेने के आरोप में विजिलेंस में तैनात एक AEN को गिरफ्तार किया है। केरल के कोट्टायम में कांग्रेस ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विशाल रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या मामले में सऊदी अरब की कोर्ट ने 5 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 3 लोगों को 24 साल कैद की सजा भी सुनाई गई है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद यूपी पुलिस अब उपद्रवियों पर कार्रवाई करने में जुट गई है। गाजियाबाद में पुलिस ने उपद्रवियों के पोस्टर लगवा दिए हैं, जिसमें 20 दिसंबर को नागरिकता कानून के विरोध के दौरान सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को दिखाया गया है। वीडियो फुटेज से निकाली गई तस्वीरों में वो लोग दिखाए गए हैं जिन्होंने हिंसा के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इस तरह के पोस्टर गाजियाबाद के लोनी चौराहे समेत कई इलाकों में लगाए गए। देख रहे हैं आप ये तस्वीरें, जानते हैं इनमें से किसी को? नहीं। पहचानेंगे तो पुलिस को बताएंगे? नहीं, जो पहचानेंगे किसी को कोई। अच्छा, पहचान पाएंगे तो पुलिस को बताएंगे? पहचान पाएंगे तो बता। मदद करेंगे पुलिस की? कैसी पहल है ये पुलिस की? अब रोड पर सार्वजनिक कर दी गई है ऐसे लोगों की तस्वीरें। गलत है इनकी बात, अगर जो गलत तोड़ फोड़ करी है उन्होंने तो गलत करा है जी, तोड़ फोड़ नहीं करा तो वो बात दूसरी है जी। इस पोस्टर के नीचे पुलिस ने लोगों से अपील की है कि लोनी तिराहे पर हुए उपद्रव में शामिल इन लोगों के बारे में जानकारी दें। जानकारी देने वालों का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। गाजियाबाद की बात करें तो 3 जगह पर प्रदर्शन हुआ था, जिसमें लोनी इलाका शामिल था, साहिबाबाद का पसौंडा इलाका शामिल था और गाजियाबाद के शहर के बीचों बीच केला भट्टा इलाका शामिल था। और वहां सैकड़ों लोगों की इसी तरह से पहचान की गई है, जिसमें अब तक 100 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा जा चुका है। नागरिकता कानून के विरोध में कांग्रेस ने महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा राजघाट पहुंचे थे। उनके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री कमलनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समाधि स्थल पहुंचे और नागरिकता कानून का विरोध किया। इस दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने देश की एकता बचाने के लिए संविधान की शपथ ली। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India. प्रियंका गांधी लगातार नागरिकता कानून का विरोध कर रही हैं। इस मौके पर पहुंचकर समाधि स्थल पर मौन धारण करके बैठी रही और बाद में संविधान की उद्देशिका पढ़ी। इस दौरान प्रियंका गांधी ने नागरिकता कानून के विरोध के दौरान हिंसा में मारे गए लोगों का जिक्र भी किया। उन सब बच्चों के नाम जो इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, बिजनौर के ओमराज सैनी के नाम, जिसका परिवार, जिसके 5 बच्चे अभी भी उनका घर पर इंतजार कर रहे हैं। और लौटना फौरन वापस, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। राजघाट पर नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला बोला। अजीब सा दिन है, जो काम देश के दुश्मन नहीं कर पाए वो काम आज नरेंद्र मोदी पूरे दम लगा के कोशिश करने की, पूरे दम लगाकर कोशिश कर रहे हैं कि हमारी उन्नति नष्ट हो जाए, हमारी उन्नति नष्ट हो जाए और देश की आवाज शांत हो जाए, चुप हो जाए। और अब चलते चलते आज का गीत। आज अभिनेता अरबाज खान का जन्मदिन है। साल 1999 में बड़े भाई सलमान खान के साथ आई उनकी फिल्म हेलो ब्रदर के इस खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार।